मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह से जो है वो मुज़ाकरात जो है वो कई कई दिन चलते हैं और अवामी मफादात में जो है वो मुआहदे होते हैं। अवामी मफादात को मद्देनज़र रख के फैसले किए जाते हैं और जब ये मुआहदा सामने आएगा तो आप लोग देखेंगे। मैं समझता हूँ कि MQM की क़यादत ने बड़ी ही हिकमत का और सियासी सूझबूझ का जो है वो अजहार किया है और उन्होंने एक ऐसे मुआहदे की तरफ वो बढ़े हैं कि जिसमें ना तो कोई वजारतों का वादा है, ना कोई अपने ज़ाती मफादात के मुतल्लिक़ कोई मामला है, बल्कि जो भी उन्होंने जो है वो डिमांड किया उसमें कराची के अवाम का और सिंध के अवाम का जो है वो भलाई थी। और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी मैं समझता हूँ कि कमाल फ़राग़ दिली से, हिकमत से और हकीकत पसंदी से काम लिया है, तो तब जाके ये मामला जो है ये हल की तरफ बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये सिंध के अवाम के लिए बिलअमूम और कराची के अवाम के लिए बिलखसूस जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो ये उनके लिए एक खुशगवार एक यानी इनाम के और गिफ्ट के जो है वो मुतरादिफ होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में शकील बदायूनी का ये शेर याद आ रहा है कि वो उठे हैं लेके खमो सबू, अरे ऐ शकील कहाँ है तू। MQM से इत्तेहाद खत्म करने का फैसला ज़राए के मुताबिक MQM के दोनों वज़रा फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक ने इस्तीफे तैयार कर लिए हैं। दोनों वज़रा 1 बजे इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि MQM का हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का अहम फैसला सामने आया है। दोनों वज़रा फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक इस्तीफे तैयार कर चुके हैं और 1 बजे ये इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया जाएगा। MQM अब हुकूमत के इत्तेहादी नहीं रहे, अब के बाद वो अपोजिशन बेंचेस में जाकर बैठेंगे। MQM की जानिब से इत्तेहाद ख़त्म करने का अहम फैसला सामने किया गया है। आपको बताएं कि दोनों वज़रा फ़ारूक नसीम और अमीनुल हक ने इस्तीफे भी तैयार कर लिए हैं और ये भी बताया जाता है कि 1 बजे इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान पेश किया जाएगा। 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया जब इस्तीफा पेश करेगी। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM पाकिस्तान के दरमियान तहरीरी मुआहदा हो गया है। बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। मुआहदे के निकाह होंगे ये भी जानेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन और मुत्तहिदा के दरमियान तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। बाज़ाब्ता ऐलान आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाले मुआहदे पर बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ के दस्तखत मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और खालिद मगसी ने बतौर गारंटर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वफाकी काबीना छोड़ देगी। मुआहदे के तहत सिंध हुकूमत 1 माह में बल्दियाती कानून में तरामीम का मसवदा सिंध असम्बली में पेश करेगी। मुआहदे के तहत बल्दियाती कानून को आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक बनाया जाएगा। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। हैदराबाद और कराची में बल्दियाती काउंसिल्स में एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर मुशावरत से होगा। मुआहदे के तहत एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मुर्तज़ा वहाब अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे। कराची समेत सिंध भर में खुसूसी तरक्याती मंसूबों फंड्स के लिए कमेटी कायम की जाएगी। मुआहदे की शिक में ये भी शामिल है कि सिंध में जाली डोमिसाइल का इजरा रोकने के लिए कानून बनेगा। मुआहदे के मुताबिक सूबाई फाइनेंस कमीशन की तश्कील 9 होगी और काबिल तकसीम सूबाई मुहासिल का नया फार्मूला तय किया जाएगा। मैनचेस्टर के मुकामी हाल में पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार में सरमाया के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान और लॉर्ड वाजिद खान के अलावा बड़ी तादाद में कारोबारी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सरमाकारी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का रुझान बढ़ने लगा। बरतानिया में रियल एस्टेट के हवाले से होने वाली तकरीबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मानचेस्टर में मारूफ कारोबारी शख्सियत फारूक सिद्दीक ने मकामी हॉल में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक बड़े प्रोजेक्ट की तारफी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड वाजिद खान, मेयर प्रेस्टन जावेद इकबाल समेत मानचेस्टर की समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात के बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और हम्दो-सना से किया गया। इस मौके पर मेज़बान फारूक सिद्दीक ने इस्लामाबाद के इस प्रोजेक्ट मिड टाउन टावर के रिहायशी, कमर्शियल और होटल के प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए इंतहाई महफूज मुल्क बन चुका है। खास तौर पर रियल एस्टेट का शोबा समंदर पार पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड वाजिद खान, मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान, बिजनेसमैन फारूक सिद्दीक, हारून खटाना, चौधरी अनवर याकूब, शुएब ताज कियानी, मिर्जा नदीम बेग, MM आलम का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए हालात साजगार हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी महफूज बल्कि मुनाफा बख्श भी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आएगी। और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान इस वक्त ग्रोइंग कंट्री है और इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि जो भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करेगा मिड टाउन टावर में, उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। हम इसको सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह। किसी किस्म का इसमें डर खतरा नहीं है। बेफिक्र होकर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तरह जो पाकिस्तान में जो है ना इन्वेस्टमेंट के लिए आजकल बहुत अच्छा जो है वो गवर्नमेंट का चालो, ये एक अच्छा मुफीद मौका है लोगों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में। ओवरसीज़ को जो बंदे हैं वो बड़ा मतलब उनके लिए ये एक बड़ी रिलायबल एक कंपनी है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रही है और हमारी दुआएं चौधरी फारूक साहब के साथ हैं कि इसको अच्छा करें। और धरती पे इन्वेस्टमेंट की अशद ज़रूरत है और बरतानिया के तमाम जो बिजनेसमैन हैं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है मिड टाउन मिड टावर जो है, तो मैं चाहूँगा कि भरपूर इन्वेस्टमेंट करें। इन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, प्रोज एंड कॉन्स प्रोजेक्ट के बताए हैं। ओवरसीज़ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करें मगर अपनी ड्यू डिलिजेंस पहले सारी चीज़ में करें। मगर ये बड़े रिलायबल और जेन्युइन पीपल लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का। पाकिस्तान इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, इट्स एन ओपन मार्केट। सो मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और अपनी ग्रोथ देखें। आज ये मिड टाउन टावर वालों का बुखारी ग्रुप का बड़ा अच्छा और बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और इसमें मैं तमाम अपने ओवरसीज़ जो भाई हैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि बिलखसूस इस प्रोजेक्ट में आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि बुखारी ट्रैवल और इनके जो इधर फ़रक साहब हैं ये एक एतमाद का नाम है। इन पे आप आंखें बंद करके एतमाद करके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपका लॉस नहीं होगा। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि इस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करें और इस प्रोजेक्ट की रिटर्न भी है। इस मिड टाउन टावर्स के हवाले से आप बहुत से लोग थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मुझे जो अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि सब ने दिल खोल के सवाल भी किए हैं। तो यही अच्छी फॉर्मेट होती है कि जिसमें लोग अपना सवाल कर सकें ताकि उनको फिर तसल्ली बख्श जवाब मिले। और जहाँ तक ज़रूरत की बात है तो वो बात तो क्लियर है कि जो पाकिस्तान है ये एक डेवलपिंग मुल्क है। जहाँ भी डेवलपिंग मुल्क होते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तकरीब में पाकिस्तान से मिड टाउन टावर के चेयरमैन सरदार खुर्शीद खान और चीफ एग्जीक्यूटिव सरदार मुनीर खान ने ऑनलाइन शिरकत की और तकरीब के शुरका के सवालात के जवाब दिए। तकरीब से हाजी जफर, मेयर प्रेस्टन समेत दीगर ने खिताब किया। कंपेयरिंग के फ़राइज़ MM आलम ने अदा किए। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। ओल्डहम के मकामी हॉल में आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम समेत बरतानिया भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सजादा नशीन बलावड़ा शरीफ साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की हॉल में आमद पर मुरीदैन की तरफ से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर ओल्डहम में आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम समेत बरतानिया भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के अफराद ने फैमिलीज के साथ बड़ी तादाद में शिरकत की। सजादा नशीन बलावड़ा शरीफ साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की हाल में आमद पर राजा आफ्ताब शरीफ, मियाँ फयाज, शेख तुफैल, मोहम्मद आजाद हक समेत दीगर शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया।
कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हाफिज जवेद इकबाल ने तिलावत कुरान पाक से किया। हाफिज नासिर खान ने कसीदा बुर्दा शरीफ और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर इलामा हाफिज जलाली, मौलाना खादिम हुसैन, इलामा हाजी फारूक, इलामा बशारत समेत दीगर उलमा कराम ने ताईदार खत्म नबूवत की शान व अज़मत पर ईमान अफरोज बयान किया। उलमा कराम ने आकाए दो जहान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मशले राह करार दिया। इस मौके पर साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का कहना था कि आकाए दो जहान तमाम इंसानियत के रहबर हैं। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का मकसद भी आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना है। के दीवानों के सीनों को इश्क़े मुस्तफा से मुनव्वर करना और दूसरा काम तमाम आलम इस्लाम की तमाम मखलूक की खिदमत करना। साहबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह पाक के नाम से बना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया में एक अहम इस्लामी मुल्क के तौर पर लीड करेगा। दरबार बुलावड़ा शरीफ यूके के रहनुमा राजा आफ्ताब शरीफ मियां फयाज, डॉक्टर जाहिद तारिक, राशिदुल जामिया मस्जिद बिलाल के खतीब अलहाज फारूक का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि ताईदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया को यह बताना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी आया है और ना ही आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तमाम बनीनो इंसान के लिए बाइस तकलीद हैं। जिंदगी का जो असल मिशन है वो ताईदार खत्म नबूवत है। हमारा हर काम, हर मिशन जो है वो मोहब्बत वाला है। और आप देखें कि जो दीन हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में फैला वो सूफिया ने बड़ी मोहब्बत और करामतों और करम से फैला गया है कि अल्लाह करे पाकिस्तान को रब ऐसी तरक्की दे, क्योंकि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना हुआ और कलमे पर जो चीज़ बनी हुई है वो क़यामत तक कायम रहेगी। बहुत कामयाब महफिल हुई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है और दोनों जहान के लिए रहमतुल आलमीन है। और अल्लाह पाक हमें अपने मुर्शिद करीम के साए के साथ हमेशा दुनिया के कोने कोने में ये महफिलें करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोविड के बाद अपनी मिसाल आप है और दरबार एरिया बिलावल शरीफ यूके के ज़रिए तमाम ये महफिल जो हो रही है, हमारे सब पीर और मुर्शिद का यही पैगाम है कि हमने यहाँ अपने आका की बात करनी है। आजकल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़त्म नबूवत का जो प्रचार है वो ज़्यादा किया जाए और हमारे दिलों में इसका जो मकसद है वो बहाल किया जाए। कॉन्फ्रेंस में निकाबत के फ़राइज़ कैसर मदनी ने सर अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम और कश्मीरी भाइयों समेत तमाम मुसलमानों की सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगी गयीं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डहम। कोवेंट्री कम्युनिटी हॉल में कोवेंट्री फ्लावर्स की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें ओवरसीज़ फैमिलीज़ और बच्चों ने मिली जोश व जज्बे के साथ भरपूर शिरकत की। हॉल मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। महफिल समा का भी अहतमाम किया गया। शानदार कारकर्दगी पर कम्युनिटी की मुख्तलिफ शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए गए। मज़ीद अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। कोवेंट्री फ्लावर्स की जानब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फैमिलीज के साथ शिरकत की। तकरीब में बच्चे और दीगर शख्सियात सब्ज हलाली परचम लहरा कर अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहे। तकरीब की निजामत के फ़राइज़ वकार मलक ने सर अंजाम दिए, जबकि के बाद मिली नगमे और मौसीकी पेश की। कोई गुंजाइश नहीं रखी कि पर्चियां चले या कुछ चले, जिसकी वजह से बड़ी लेवल पे करप्शन होती थी और इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा हॉस्पिटल पे।
کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپرلیس ہاسپٹلس کا سسٹم کیا ہے، کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی، ٹرانسپیرنسی آ گئی، اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ 2 منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی. تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے، دیکھیں 2 قسم کی کرپشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں، مثلا بڑے بڑے کانٹریکٹس کے اوپر کرپشن کی جاتی ہے. مثلا نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. کہ اگر 2013 کے کانٹریکٹس جو نیشنل NHA کے کانٹریکٹ سڑکوں پہ دے رہے تھے اور 2021 میں 23 کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر. اور ہم نے جب وہ کیلکولیٹ کیا جتنی سڑکیں بنائی گئی تو 1000 ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا، پیسہ سڑکوں سے نکالا گیا تھا، لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا. تو وہ یہ ساری چیزیں جیسی آپ ای ٹینڈرنگ کرتے ہیں، جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں. تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، جو جا کے باہر محنت کرتا ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں. 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان مشکل حالات میں جب تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ جب تیل اتنا اوپر چلا جائے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی محنت کش لوگ ہیں جن کی پیسے کی وجہ سے آج ہماری اکانومی سسٹینیبل ہے. تو ان کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کریں، ملک کا ہی فائدہ ہے، انسانیت کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، پیسے سیو کرتے ہیں، گھر بھیجتے ہیں، اور میں نے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر بیچارے پھنس جاتے ہیں، پھر جا کے جدھر وہ آفیسز میں جاتے ہیں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو یہ جو شیخ صاحب انٹیریئر منسٹری کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نادرا کو بھی، کہ آپ نے یہ مل کے یہ جو ای پاسپورٹ بنایا اور یعنی آپ نے اپڈیٹ کر دیا ہے پاکستان کی بھی یہ جو سسٹمز ماڈرن کر دیے کہ آپ کوئی کیوز نہیں کرنے پڑیں گے. جس کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا وہ سیدھا گیٹ سے نکل جائے گا بیچ میں. تو یہ جو ایئرپورٹس کے اندر مسئلے آتے ہیں اور خاص طور پہ عام لوگوں کو، وہ بھی چلے جائیں گے. سیکیور بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی چیکس ہیں، پاسپورٹ سیکیور بھی ہو جائے گا. اور یہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ ٹورزم میں یہ بڑا فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے نا، اس پہ ٹورزم بہت بڑا رول پلے کرے گی. ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس اس سے بہت زیادہ ہے. تو وہ جو گیپ ہے، ٹریڈ گیپ جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کیپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی امپورٹ سے آگے لے جائیں، تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے. ایک تو ریمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، دوسرا ٹورزم. پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ویرائٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر، اور ٹورسٹ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی. ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں. ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنایا ہے، اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا، اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئے لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر. اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے ملک میں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹورسٹ ملک کے اندر آ کے جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے ریزورٹس چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا. ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے سکردو کو
इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। उसका मतलब ये कि डायरेक्टली लोग अब स्कर्दू आ सकेंगे, नहीं तो वो आके बेचारे यहाँ फंसते थे कि मौसम ख़राब हुआ, इधर इस्लामाबाद में लोगों के पास टाइम नहीं होता कि अगर मसलन मेरी 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं और मैं 2-3 दिन यहाँ इस्लामाबाद में इंतज़ार नहीं कर सकता कि फ़्लाइट आए तो मैं स्कर्दू जाऊँ। तो ये जो अब हम स्टेप्स ले रहे हैं और फिर उसके साथ ई पासपोर्ट को टूरिस्ट आता है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें और इससे बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये जो हमारी इंशाल्लाह टूरिस्ट इंडस्ट्री को जो चीज़ें इंसेंटिवाइज करती हैं, जिसमें एक ई पासपोर्ट भी है, उससे ये होगा कि इस मुल्क का आगे जाके जो पूरा पोटेंशियल है, जो हम अभी तक इसका पोटेंशियल के करीब भी नहीं पहुंच सके, ये अल्लाह की एक वो उसने हमें ये तोहफा दिया मुल्क कि इसका हम सोच भी नहीं सकते कि ये किधर से किधर पहुंच सकता है और ये मुल्क कितना खुशहाल हो सकता है। आखिर में शेख साहब आपने बात की ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, देखिए ये पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्राइसिस आता रहता है। कभी मसलन लोगों को अपनी पार्टी के अंदर कॉन्फ्रेंस चला जाता है, नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज़ जमहूरी तरीका है। इस क्राइसिस का ये है एक फॉरेन इंपोर्टेड क्राइसिस, ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो बाहर से पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल के ऊपर कंट्रोल करते थे, एक टेलीफोन कॉल पे हमारे से चीज़ें मनवाते थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, वो लोग बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फैसले करे, किसी और मुल्क के इंटरेस्ट के लिए अपने मुल्क के लोगों के मफादात कुर्बान ना करे, जो वॉर ऑन टेरर में आपके सामने हुआ है कि तबाही होगी पाकिस्तान की। कोई एक मुझे बता दे कि उस जंग में शिरकत करके हमें क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ हमारे माशरे के अंदर। जो बेचारे, और खैर मैं तो कितने अस्पताल गया, लोग बेचारे किसी की टांगें नहीं हैं, बाजें नहीं हैं, कोई पैरालाइज हो गए जो बचे थे, ये बॉम्ब अटैक्स जो हुए थे, 80,000 लोग हमारे मर गए। लेकिन जो कबायली इलाके के लोगों से जुल्म हुआ है, हम तो दूर थे यहाँ, हमें तो पता नहीं उनसे क्या हुआ है। जहाँ ड्रोन अटैक्स, वहाँ जो तबाही मची, वहाँ 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। ज़कात देने वाले ओवरनाइट ज़कात देने वाले बन गए। किसी ने नहीं पूछा कि ये क्यों हुआ ये सब कुछ। हर चीज़ की पोस्टमार्टम होती है, इसलिए कि हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट को कुर्बान किया किसी और मुल्क के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिसने अप्रिशिएट भी नहीं किया। तो इसलिए आदत नहीं है उनको, बाहर के लोगों को आदत नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के मफादात को आगे रखे। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है एक फॉरेन पॉलिसी जो अपने मुल्क की इंटरेस्ट को आगे रखती है। तो ये जो साजिश है, ये इंशाअल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक या किन यानी कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है। लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को इस तरह अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया मैं टॉप पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ वो शेयर करूंगा। मैं ये जो लोग अनजाने में साजिश का हिस्सा है, उनको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, उनमें से जो हमारी एलाइड पार्टीज है उनमें से एक एक को बुलवाऊंगा, एक आदमी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा, उनसे शेयर करूंगा, बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट रियल है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना लोगों को कि बहुत बड़ी साजिश है, ये जितनी मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा साजिश है और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है।
तो शेख साहब आज मैं इन सबको दिखाऊंगा ताकि मैं लोगों ने जो फैसला करना करें, लेकिन कम से कम फैसला करते वक्त ये सोच लें कि जो भी आप फैसला करेंगे कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया ये तहरीक अदम एतमाद फॉरेन इम्पोर्ट क्राइसिस है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वो डॉक्यूमेंट जो मेरे पास मौजूद है वो आज मैं सीनियर जर्नलिस्ट के साथ शेयर करूंगा और अपोजिशन की हर पार्टी के एक नुमाइंदे को बुलाऊंगा और उनको ये दिखाऊंगा। लोग चाहते और ना चाहते हुए, जानते और अनजाने में इस तमाम तर एक्टिविटी का हिस्सा बन रहे हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि इस तरह के क्राइसिस हर मुल्क में आते हैं, सियासत का हिस्सा होते हैं, लेकिन मुल्की मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उनकी जानिब से ये भी गुफ्तगू